हेलो एवरीवन, क्लास 8 लाइट चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में आएंगे, लाइट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले तो बेटा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस लर्न कर लेना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आप लोगों को सबसे पहले तो ये डायग्राम जो है वो लर्न करना है। ये डायग्राम, इस डायग्राम में हो क्या रहा है, ये एक सिंपल एक मिरर है जहाँ पे इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, ये यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे है, इधर एरो लगाना है, एरो यहाँ लगाना है, और ये आपका क्या है, नॉर्मल रे, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस। ठीक है, तो आप लॉ लिख कर के आएंगे। अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में लॉ पूछ लेते हैं तो आपको लिखना क्या है बेटा, लिखना ये है कि भाई देखो ऐसा है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे लाई ऑन द सेम प्लेन। फर्स्ट लॉ तो आप ये लिखेंगे। सेकंड लॉ लिखेंगे द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमेशा इक्वल होता है बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, फर्स्ट चीज़ तो आप ये लिख कर आएंगे। और आपसे ये पूछ सकते हैं वो कि नॉर्मल रे जो होती है वो कितने डिग्री पे खींचती है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल रे है वो जनरली 90 डिग्री पे होती है। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ दे दी है। और आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में व्हाट इज़ लेटरल इन्वर्जन। तो लेटरल इन्वर्जन क्या होता है बेटा, द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर ऑन द राइट एंड द राइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर ऑन लेफ्ट। मतलब लेफ्ट का ऑब्जेक्ट आपको राइट में दिखाई देगा और जो राइट का ऑब्जेक्ट है वो आपको लेफ्ट में दिखाई देगा। दैट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन एंड या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन और रेगुलर रिफ्लेक्शन पूछ सकते हैं। तो याद रखना, जब भी हमारा सरफेस जो है वो अनइवन होता है तो लाइन पैरेलल जाती है, लाइन पैरेलल जा रही है यहाँ से, बट जब रिफ्लेक्टेड होगी तो यहाँ से कोई भी एंगल बना के कैसा भी जो एंगल है वो बना के रिफ्लेक्टेड होती है। तो इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज्ड या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और यहाँ पे जब लाइन पैरेलल मतलब लाइन जो है वो जा रही है यहाँ से, ये इंसिडेंट रे है, और रिफ्लेक्टेड भी जो होंगी वो एक सेम एंगल बना के ही होंगी। कहीं से भी लाइन जा रही है तो यहाँ से जो एंगल बन रहा होगा वो सेम एंगल बनेगा। जितने डिग्री का इंसिडेंट एंगल होगा उतने ही डिग्री का क्या होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। इसको बोल देते हैं हम रेगुलर रिफ्लेक्शंस। ठीक है, ये आपको करना है। उसके बाद में पूछ सकते हैं आपसे कि व्हाट इज़ ल्यूमिनियस एंड व्हाट इज़ नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। तो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है। तो द ऑब्जेक्ट विच इमिट देयर ऑन लाइट आर नॉन एज ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। और नॉन ल्यूमिनियस पूछ लें तो लिखना है आप लोगों को द ऑब्जेक्ट विच डज नॉट इमिट देयर ऑन लाइट आर नॉन एज नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। या फिर आप बोल सकते हो कि भाई वो उनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, बट जो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है उनकी लाइट से वो चमकते हैं, उन्हें बोलते हैं नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट में आपका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या, बल्ब है, एग्जाम्पल कैंडल है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, और नॉन ल्यूमिनियस में हो जाएगा चेयर, टेबल, जो भी पेन पेंसिल बुक्स जो भी है आप लिखना चाहते हो वो लिख देना नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट में। ठीक है, फिर आपसे पूछ सकते हैं आपसे कि पेरिस्कोप्स क्या होता है। तो पेरिस्कोप जो है वो यूज़ करते हैं सबमरीन में। पेरिस्कोप आर यूज्ड इन सबमरीन टैंक्स एंड ऑल्सो बाय सोल्जर इन बंकर्स टू सी द थिंग्स आउटसाइड। तो पेरिस्कोप एक बार अच्छे से पढ़ लेना इसको। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। अच्छा, उसके बाद में आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ से आता है कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है। तो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कलर इज नॉन एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि सनलाइट जो होती है उसकी जो वाइट लाइट है वो जाती है प्रिज्म के अंदर से और 7 कलर्स के रेनबो के रूप में रिफ्लेक्ट होती है। और वो 7 कलर्स को लर्न करने का तरीका क्या है बेटा, विबग्योर। ठीक है, विबग्योर इन 7 कलर में वो रिफ्लेक्ट होती है। और ये 7 कलर क्या है, विबग्योर। वी मतलब वायलेट, और आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड। ये 7 कलर्स में जो लाइट है वो डिस्पर्स होती है। और प्रिज्म के अंदर से कौन सी लाइट जाती है बेटा, वाइट लाइट। ठीक है, और इन 7 कलर की जो लाइट्स होती हैं इनके बैंड को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ये क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ से लर्न करना है। सबसे पहले तो ये जो आई का डायग्राम है वो इंपॉर्टेंट है। आई का डायग्राम आप लोग करके जाएंगे। और यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ कॉर्निया। तो बिहाइंड द कॉर्निया वी फाइंड अ डार्क मस्कुलर। यहाँ से देखो ये क्या है, इरीज वाला पार्ट है, तो इरीज का आप लर्न कर लेंगे। यहाँ से पहले तो समझो कॉर्निया क्या होता है बेटा। तो द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया। जो ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट होता है उसे बोलते हैं हम कॉर्निया।
आइज़ के अंदर जो ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, ये जो ट्रांसपेरेंट पार्ट दिख रहा है इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉर्निया बोलते हैं। एंड उसके बाद में पूछेंगे कि बिहाइंड द कॉर्निया वी फाइंड अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर, इसको इरीज, ये जो डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं इरीज। पूछ लेते हैं बेटा इरीज का काम क्या होता है। इन द इरीज देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द प्यूपल, प्यूपल भी होती है इरीज के अंदर, क्या है, प्यूपल होती है, स्मॉल ओपनिंग होती है, उसे हम बोलते हैं प्यूपल। द साइज ऑफ द प्यूपल इज कंट्रोल बाय द इरीज, जो इरीज होती है उसका काम क्या है बेटा, साइज, जो प्यूपल है उसकी साइज को छोटा बड़ा करना। मीन्स कि अगर मान लीजिए लाइट अगर आ रही है तो अगर लाइट ज़्यादा मात्रा में आती है तो इरीज जो है वो, इरीज जो होती है वो आइज़ के साइज़ को कम कर देती है, और कम मात्रा में लाइट आ रही है तो जो इरीज है वो जो आइज़ का साइज़ है वो बड़ा कर देती है। ये आपके टीचर ने बताया हुआ एक्सपेरिमेंट करके, एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि भाई जैसे हम अंधेरे रूम में एंटर करते हैं, है ना, तो हमारे जो आइज़ का साइज़ है वो बड़ा हो जाता है, और अगर हम मान लीजिए बहुत ही सन रेज में या सनलाइट के प्रेजेंस में जाते हैं तो आइज़ जो है उसका साइज़ छोटा हो जाता है ताकि हम इरीज जो है वो प्यूपल के साइज़ को मैनेज करती है। ठीक है, तो ये समझ लेना, क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि साइज ऑफ द प्यूपल कौन कंट्रोल करता है, इरीज। ठीक है, फिर पूछ सकते हैं आपसे अ पर्सन हैज़ ग्रीन आइज वी रेफर एक्चुअली टू द कलर ऑफ द इरीज कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आइज, जो इरीज है वो कंट्रोल करती है कितने अमाउंट में लाइट जो है वो एंटर करेगी। याद रखना द रेटिना कंटेन सेवरल नर्व सेल्स, और रेटिना पे क्या बनती है, इमेज कहाँ बनती है बेटा, रेटिना के ऊपर, यहाँ पे दिख रहा है रेटिना, इमेज जो है वो जनरली कहाँ बनती है बेटा, रेटिना के ऊपर बनती है। और रेटिना पे क्या होती है, नर्व सेल्स होती हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ सेल्स कौन कौन सी होती है बेटा, नर्व सेल्स रेटिना पे, एक होती है कोन्स, एक होती है रॉड्स। कोन जो होती है वो सेंसिटिव होती है ब्राइट लाइट्स के लिए, और रॉड्स जो होती है वो सेंसिटिव होती है डिम लाइट के लिए। ये वाली बात जो है वो आप याद रखेंगे, कोन्स एंड रॉड्स क्या होती है। ठीक है, फिर बोल रहे हैं कि भाई देखो ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लेते हैं एमसीक्यू में कि नो विजन इज पॉसिबल एट दैट स्पॉट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट, जहाँ पे कोई भी जो विजन है बेटा वो पॉसिबल नहीं होता उसे हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछते हैं आपसे यहाँ से कि जो इमेज बन रही है रेटिना पे वो कितने टाइम के लिए रहती है हमारे माइंड पे। तो इंप्रेशन ऑफ एन इमेज डज नॉट वैनिश इमीडिएटली फ्रॉम द रेटिना, कि जो इंप्रेशन पड़ा है रेटिना के ऊपर इमेज जो है वहाँ से एकदम से वैनिश नहीं होती है। इट्स परसिस्ट देयर फॉर अबाउट 1/16 ऑफ अ सेकेंड, मतलब इतने टाइम तक वो जो इमेज है वो हमारे रेटिना पे रहती है, एकदम से डिस्पर्स नहीं होती, एकदम से वैनिश नहीं होती है। ठीक है, और पूछ सकते हैं आपसे कि कोई भी पर्सन जो है उसकी कितनी रेंज होती है देखने की। तो जो पर्सन है बेटा वो डिस्टेंट के ऑब्जेक्ट जो है, मतलब जो दूरी है फार, कहाँ तक देख सकता है कोई पर्सन, तो इन्फिनिटी होती है। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर तक देख सकता है वो। और अगर कोई पर्सन हम बात करते हैं कितना पास तक देख सकता है तो उसकी रेंज होती है 25 सेंटीमीटर। मतलब नॉर्मल आइज पास की देखने की रेंज जो है वो 25 सेंटीमीटर है, और दूर की देखने की रेंज क्या होती है, इन्फिनिटी। तो ये लिखा है यहाँ पर द मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस एट विच वन कैन रीड विद अ नॉर्मल आई इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। अगर 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा कम दूरी पर रखकर पढ़ते हैं कोई भी बुक्स तो हमारी आइज़ पे इफेक्ट पड़ता है। थोड़ा बहुत देर तक हम पढ़ सकते हैं, बट अल्टीमेटली हमारे आइज़ में पेन वगैरह होना ये सब स्टार्ट होता है, तो ज़्यादा पास से नहीं पढ़ना चाहिए, ये डॉक्टर जो है आपको प्रेफर करते हैं। तो ये चीज़ लिखी है 25 सेंटीमीटर पास की दूरी होती है, और इन्फिनिटी होती है दूर की दूरी, जहाँ तक हमें दिख सकता है वहाँ तक हम देख सकते हैं। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन एग्जाम में कि ऐसा पर्सन जो बेटा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को जो डिस्टेंस पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट है उसको क्लियरली ना देख पाए, तो मतलब सम पर्सन कैन सी ऑब्जेक्ट क्लोज टू देम क्लियरली। ऐसे पर्सन जो पास में रखे हुए ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं लेकिन दूर पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं, तो वो उनको क्या होता है बेटा, वो बीमार होते हैं मायोपिया से। मतलब मायोपिया से ग्रसित हैं वो लोग। ठीक है, मायोपिया क्या होती है, मायोपिया एक ऐसी डिजीज है जिसमें जो पर्सन है वो पास का रखा हुआ ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाता है लेकिन दूर के रखे हुए ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाता है। और मायोपिया के केस में क्या होता है, जो मायोपिया है उसके केस में जो इमेज है वो कहाँ बनती है, वो इमेज बनती है बेटा रेटिना से पहले। ठीक है, रेटिना से पहले इमेज बनती है मायोपिया के केस में। तो अगर हमें रेटिना पे इमेज बनानी है तो हम कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं। कॉनकेव लेंस क्या करता है, लाइट को डाइवर्ज करता है ना, तो हम कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करेंगे तो रेटिना पे इमेज बनना स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही 10th क्लास में आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से, क्योंकि वहाँ पर आपको डायग्राम के थ्रू समझाया जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी आप 8th क्लास में, तो इतना समझ लो कि जो भी पर्सन ऐसे किसी को पर्सन को ये प्रॉब्लम हो रही है तो मायोपिया से ग्रसित है और वो कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करता है। मतलब कॉनकेव लेंस जो है उसके स्पेक्स में लगाए जाते हैं ताकि वो
कोई भी चीज़ जो है वो आराम से पढ़ सके, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो लिखा है यहाँ पर कि ऑन द अदर हैंड सम पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट नियर बाय क्लियरली, कोई भी जो पर्सन है वो जो पास की चीज़ें हैं वो ढंग से ना पढ़ पाए और जो दूर की चीज़ें हैं वो देख पाता है, तो उसे वो ग्रसित होता है बेटा हाइपरमेट्रोपिया से, और उसको डॉक्टर प्रेफर करते हैं कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कॉन्वेक्स लेंस को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस और कॉन्केव लेंस को बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्ज कर देता है लाइट को, क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया के केस में जो इमेज होती है वो रेटिना के बाद में बनती है, रेटिना के बाहर बनती है, तो कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी आप ये लर्न कर लो कि भाई कहाँ पे कौन सी इस्तेमाल करती है, क्योंकि आपके एग्जाम में कोई डायग्राम वगैरह नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है आपको। फिर आता है क्वेश्चन कि हाउ वी केयर आवर आइज, ठीक है। तो आपको लिखना है कि भाई इफ़ एडवाइस यूज सुटेबल स्पेक्टिकल्स, भाई हम सही से जो स्पेक्टिकल्स हैं उनका इस्तेमाल करें। टू लिटिल और टू मच लाइट इज़ बैड फॉर आइज, ज़्यादा अगर आंखों में रोशनी आ रही है या कम आ रही है रोशनी तो हमारी आइज़ के लिए क्या है, बैड है। तो ये आप लिख कर आएंगे एग्जाम में अगर आपसे पूछते हैं तो। और फिर उसके बाद में डू नॉट लुक एट द सन और ए पावरफुल लाइट डायरेक्टली, किसी भी सन को हमें डायरेक्टली नहीं देखना है, तो इससे भी हमारी आइज़ पे इम्पैक्ट पड़ता है। नेवर रब योर आइज़ इफ पार्टिकल्स ऑफ डस्ट गो इनटू योर आइज़, वॉश योर आइज़ विद क्लीन वाटर। अगर मान लीजिए पार्टिकल्स अगर आपकी आंखों में चला गया तो ऐसा नहीं आप रब करने लगे हो, मतलब आइज़ को वॉश करना है, क्योंकि अगर आप रब कर देते हैं आइज़ को तो आपकी आइज़ जो है वो रेड हो जाती हैं और अल्टीमेटली जो पेन है आपकी आइज़ में स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। फिर बोल रहे हैं इफ़ देयर इज़ नो इम्प्रूवमेंट, अगर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखती तो इमीडिएटली हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ऑलवेज रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस फॉर विजन, हमेशा हमें एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रख कर ही चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि अगर हम पास से पढ़ते हैं बुक्स तो ऑब्वियसली हमारी आंखों में पेन होना शुरू हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप लिखेंगे, प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं हमें। और आप लोगों का एक ये टॉपिक भी है, डिड यू नो में लिखा हुआ आइज़ ऑफ बटरफ्लाई। इस टॉपिक को कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि रिप्रोडक्शन चैप्टर जो आपका सेकंड टर्म में आ रहा है उसकी भी मैंने बेटा डिटेल में डिस्कशन किया है। अपने चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स को लेकर, और आप लोग उस प्लेलिस्ट को चेक करिए। उसमें डिटेल में मैंने 1 by 1 लाइन एक्सप्लेन किया है डिटेल में चैप्टर आपको, प्लस उसके अलावा जितनी भी वर्कशीट्स आ रही हैं वो भी डिस्कस की हैं। आप लोग वर्कशीट्स कर लेंगे ना बेटा तो बस इतना ही सफिशेंट है, आपको वहीं से आंसर्स मिल जाएंगे। आप एक बार चैप्टर्स को गो थ्रू कर लीजिए, चैप्टर्स की जो समरी है उसको देख लो और बस क्वेश्चन आंसर्स जितने भी वर्कशीट्स में कराए हैं उनको लर्न कर लो, बस इतना ही सफिशेंट है, कोई एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो इसमें क्या करना है आपको, बटरफ्लाई देखो क्रैब की जो क्रैब जो होता है बेटा वो उसकी आइज़ क्या होती हैं, द क्रैब कैन सेंस इवन इफ द एनिमी अप्रोच फ्रॉम बिहाइंड, मतलब क्रैब की जो आइज़ होती हैं आर क्वाइट स्मॉल बट दे इनेबल द क्रैब टू लुक अराउंड अस, मतलब उसकी आंखें तो छोटी होती हैं क्रैब की, लेकिन वो आसपास की सभी चीज़ों को देख पाता है। तो अगर मान लीजिए उसका कोई इनेमी पीछे से अप्रोच करता है, क्रैब का कोई इनेमी, तो भी वो उसको देख लेता है। और बटरफ्लाइज के बारे में बोला है कि भाई इनकी जो आइज़ होती हैं वो हैव लार्ज आइज़, उनकी बड़ी बड़ी आँखें होती हैं, इतनी बड़ी आँखें होती हैं थाउजेंड्स ऑफ इंसेक्ट्स को वो एक बार में देख पाती हैं। और आउल के लिए क्या बोला है कि आउल के जो कॉर्निया और पिपल्स होते हैं वो बहुत ही लार्ज इन साइज़ होते हैं, और इनके पास इट हैज़ ऑन इट्स रेटिना, रेटिना पे क्या होता है बेटा, लार्ज नंबर ऑफ रॉड्स होते हैं, और रॉड्स क्या होते हैं, डिम लाइट सेंसिटिव होते हैं। एंड यहाँ पर फ्यू नंबर ऑफ क्या होते हैं, कोन्स होते हैं जो कि ब्राइट लाइट सेंसिटिव होते हैं। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है। और हाँ, एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि भाई देखो अगर आपकी आईसाइट वीक है तो आपको क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए। तो देखो यहाँ पे लिखा है विटामिन ए, रॉ, कैरेट, ब्रोकली एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है, सच एज स्पाइनिश एंड कॉड लीवर ऑयल आर रिच इन विटामिन ए, एग्स, मिल्क, कर्ड, चीज़, बटर एंड फ्रूट सच एज पपाया एंड मैंगो आर ऑल्सो रिच इन विटामिन ए। तो ये सब चीज़ें हमें लेनी चाहिए, कंज्यूम करनी चाहिए। फिर आपसे यहाँ पे आपको एक टेबल रखी है, नॉन ऑप्टिकल एंड ऑप्टिकल एड्स के बारे में पूछा गया है। तो याद रखना बेटा जो विजुअल एड्स होते हैं वो रिलेटेड होते हैं देखने से। विजुअल एड्स क्या होते हैं, देखने से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि जो लोग नहीं देख पाते हैं तो विजुअल एड्स की हेल्प लेके अपना काम जो है वो करते हैं। फिर आता है टेक्चुअल एड्स, ये सेंस से होते हैं, सेंस ऑफ टच से रिलेटेड होते हैं। जैसे जो लोग नहीं देख पाते हैं वो अपने हाथों से
लेटर्स को फील करते हैं। देखा है ना आप लोगों ने, जो ब्रेल स्क्रिप्ट्स होती है वो लेटर से फील करके वो लोग पढ़ पाते हैं। तो यहाँ पे ये जो है टेक्सचुअल एड्स में आता है। फिर आता है ऑडिटरी एड्स। ऑडिटरी एड्स जो होते हैं वो बेसिकली हियरिंग से रिलेटेड होते हैं, हियरिंग मतलब सुनने से रिलेटेड है। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक एड्स, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मनी कंप्यूटर, कैलकुलेटर, इन सब से रिलेटेड होते हैं। जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, इन सब के लिए ये हम एड्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो देख पाएँ, मतलब अपने काम को नॉर्मल तरीके से कर पाएँ। ठीक है। फिर आप सबको पता है बेटा कि जो ब्रेल स्क्रिप्ट है वो किसने इन्वेंट किया था। मतलब एक लुइस ब्रेल करके एक साइंटिस्ट थे जो कि खुद भी मतलब जिनको खुद भी दिखाई नहीं देता था, और उन्होंने पब्लिश किया था बेटा 1821 में लुइस ब्रेल के नाम से। ठीक है। तो उसे ब्रेल स्क्रिप्ट बोलते हैं ये। इसके बाद में आपका चैप्टर तो खत्म हो गया, मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लेकिन कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आप इन क्वेश्चंस को भी देख लो, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका द स्पॉट इनसाइड द ह्यूमन आई वेयर द इमेज इज़ नॉट विजिबल। जहाँ पर इमेज जो है वो विजिबल नहीं होती, इसमें बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन द स्पेक्ट्रम। बेटा स्पेक्ट्रम में कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स। अभी मैंने आपको बताया था कि वाइट लाइट जो होती है वो प्रिज्म से होकर जाती है और 7 कलर में डिस्पर्स होती है। और वो 7 कलर्स को याद करने का तरीका बता दिया मैंने आपको, विबग्योर होता है। ठीक है। उसके बाद में बोल रहे हैं द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज 100। मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल है, दोनों मिला के जो एंगल बन रहा है वो 100 डिग्री का बन रहा है। ये आपको ऑलरेडी दे रखा है। और आपसे बोल रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इंसिडेंस निकालें, कि भाई इंसिडेंट जो है एंगल आई जो है वो क्या होगा। देखो बेटा आप सभी को पता है कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इंसिडेंट एंगल जो है वो हमेशा इक्वल होता है रिफ्लेक्टेड एंगल के। तो आप यहाँ पर आर की जगह पर आई डाल सकते हो ना, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं। तो एंगल आई प्लस एंगल आई इक्वल टू 100। आई मिलकर 2 टाइम्स ऑफ एंगल आई हो जाएगा, और बराबर में कितना आ रहा है 100। तो यहाँ से आई की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 50 डिग्री। ठीक है। इस तरह से करना है आपको। फिर बोल रहे हैं व्हाट डू वी कॉल द इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। ऐसी इमेज जो कि जिसे हम स्क्रीन पे नहीं बना सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। फिर बोल रहे हैं हाउ डू वी सी वेरियस ऑब्जेक्ट। हम कैसे बेटा सभी ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं? तो वी सी वेरियस ऑब्जेक्ट ड्यू टू रिफ्लेक्शन। एज वी नो ऑल सरफेस रिफ्लेक्ट लाइट। व्हेन लाइट फॉल ऑन ऑब्जेक्ट इट reflect the light, the reflected light reaches our eyes and we are able to see the object। तो जब कोई भी लाइट जो है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास में ये मान लो आपके पास क्या है, सन है, सपोज सन है, और यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और ये मान लीजिए हमारी क्या है, आइज़ है, ये हमारी क्या है, आइज़। ठीक है। तो जब ये लाइट इसके ऊपर पड़ेगी, यहाँ से लाइट पड़ रही है और ये रिफ्लेक्टेड होकर कहाँ जाती है, हमारी आइज़ में जाएगी। सन से लाइट यहाँ पे गई, फिर लाइट रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जा रही है, हमारी आइज़ में। तो ये हमें फाइनली ये जो ऑब्जेक्ट है वो हमें विजिबल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। फिर क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से एग्जाम में कि द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर अपीयर टू बी 18 सेंटीमीटर। मतलब जो जैसे मान लो यहाँ पर क्या है बेटा, एक प्लेन मिरर है और यहाँ पे रखा हुआ है क्या, आपका ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे बन रही है आपकी क्या, इमेज। यहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट और यहाँ पे क्या बन रही है, आपकी इमेज। अब बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है बेटा, वो है 18 सेंटीमीटर। क्या है, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, 18 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट और प्लेन मिरर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। ये पूछ रहे हैं आपसे कि सो व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट और प्लेन मिरर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो यहाँ से ये पूरा 18 है ना, तो इसके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा आपका 9 सेंटीमीटर। ठीक है, 9 सेंटीमीटर। याद रखना बेटा कि जो प्लेन मिरर है उससे ऑब्जेक्ट की दूरी और इमेज की दूरी क्या होती है, सेम होती है प्लेन मिरर में। ठीक है, प्लेन मिरर में। तो अगर ये पूरा जो है वो 18 दिया हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी आपकी, 9 सेंटीमीटर। और अगर मान लीजिए एग्जाम में उल्टा आ जाए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको दे दें, 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस है और आपसे पूछ पूरा लें, तो 9 का डबल कर देंगे तो कितना आएगा आपके पास आंसर, 18 सेंटीमीटर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आपसे नेम द फिनोमिना शोन इन द फिगर। इस फिगर में कौन सा फिनोमिना दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे दिख रहा है हमें बेटा लेटरल इन्वर्जन की जो हमें चीज़ें हैं वो लेफ़्ट की राइट और राइट की क्या दिख रही हैं, हमें लेफ़्ट दिख रही हैं। तो लेटरल इन्वर्जन आएगा यहाँ पर। ठीक है, लेटरल इन्वर्जन की स्पेलिंग लिखी हुई है INVERSION। ठीक है, इन्वर्जन।
नेक्स्ट पूछ रहे हैं हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। वाइट लाइट में कितने कलर्स होते हैं बेटा, तो वही वो जो मैंने आपको बताया था अभी आपको रेनबो वाला, तो 7 कलर्स होते हैं, ठीक है, और 7 कलर्स को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। नेम द साइंटिस्ट हु स्टडीड दैट इफ द वाइट लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू डिफरेंट कलर्स। तो हमने पढ़ा था बेटा कि जो प्रिज्म है, प्रिज्म से होते हुए वाइट लाइट जो है वो 7 कलर में डिस्पर्स हो जाती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो किस साइंटिस्ट ने दिया था, तो ये थे साइंटिस्ट बेटा सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन थे, ठीक है। उसके बाद फिर बोल रहे हैं नेम द लिक्विड फाउंड्स बिटवीन द कॉर्निया एंड लेंस। तो कौन सा लिक्विड बेटा मिलता है कॉर्निया और लेंस के बीच में, तो ये होता है एक्वस ह्यूमर, ठीक है। तो ये याद कर लेना। उसके बाद में क्वेश्चन है आपका, पूछते हैं कि लिस्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो होता है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, याद ना बेटा, प्लेन मिरर पे हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी, और इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी। भी काफ़ी बार बच्चे पूछते रहते हैं मैम वर्चुअल का मीनिंग क्या है, इरेक्ट का मीनिंग क्या है, तो इरेक्ट का मतलब सीधा होता है, और आपका जो इन्वर्टेड है उसका मतलब उल्टा होता है। तो इट इज़ वर्चुअल, इरेक्ट बनेगी इमेज, सीधी बनती है इमेज। ऐसा तो है नहीं कि हम शीशे के सामने खड़े हो जाएं और हम उल्टे दिखाई दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। तो इरेक्ट इमेज बनती है, और सेम साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट बनती है, मतलब जितना साइज़ आपका होगा उतनी ही साइज़ की क्या बनेगी, इमेज बनेगी प्लेन मिरर के ऊपर, ठीक है। अब याद रखना बेटा फार पॉइंट ऑफ ह्यूमन क्या होता है, वो मैंने अभी आपको बताया था जब हमने बुक की रीडिंग की थी। फार पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी होता है, हम बहुत दूर तक हम देख सकते हैं जहाँ तक हमारी नज़रें पहुँच रही हैं। और नियर पॉइंट क्या होता है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर तक हम देख सकते हैं पास में। अगर इससे ज़्यादा हम पास रख के पढ़ते हैं तो हमें कोई भी चीज़ जो है वो दिखाई क्लियरली नहीं देगी। अगर हम देखने की कोशिश भी करते हैं तो हमारी आइज़ पे इफेक्ट दिखाई देगा, हमारी आंखों में पेन शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर आपसे ये पूछ रहे हैं कि बूझो जो है, बूझो प्लान एन एक्टिविटी टू ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट थ्रू पाइप्स एज शोन द गिवन फिगर सो दैट ही कुड सी ऑब्जेक्ट विच ही कुड नॉट डायरेक्टली सी, ठीक है। तो देखो उसने एक पाइप लिया है, ये जो पाइप है वो बहुत ही फोल्ड दिख रहा है ना। अब इसको, ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट टू बी सीन यहाँ रखा है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हम आईज से देख रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि हम कितने प्लेन मिरर लगाएंगे, पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी मिरर शुड बी यूज टू सी ऑब्जेक्ट। तो हम कितने मिरर का इस्तेमाल करेंगे बेटा, 3 मिरर का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला तो हम मिरर यहाँ लगा देंगे इसके ऊपर, और दूसरा मिरर यहाँ लगा देंगे इसके ऊपर, और तीसरा मिरर कहाँ लगा देंगे, इसके ऊपर, जहाँ कोने हैं वहाँ पे हमें मिरर लगाने हैं, ताकि यहाँ से ये पूरी इमेज जो है वो हमें दिखे, ठीक है। यहाँ से ये पूरी इमेज और यहाँ से पूरी इमेज दिखे। तो ये लिखा है यहाँ पर इंडिकेट द पोजीशन ऑफ द मिरर इन द फिगर। तो इंडिकेट हमने कर दी है, 3 पोजीशन हमने इंडिकेट कर दी है यहाँ पर। फिर पूछ रहे हैं कि व्हाट मस्ट बी द एंगल विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट लाइट एट विच ही शुड प्लेस द मिरर। तो यहाँ पे इंसिडेंट क्या होगा, जैसे कि अब ये है, ये मिरर लगाया है हमने, तो यहाँ से ये नॉर्मल रे, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्ट, तो यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल जो है वो बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 45 डिग्री आंसर आएगा आपका। फिर पूछ रहे हैं आपसे कि इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द रे इन द फिगर। तो आपको डायरेक्शन बतानी है, तो डायरेक्शन क्या होगी बेटा, इस तरह से डायरेक्शन होगी, यहाँ से, फिर इधर से, देन इधर, और फिर इधर, ठीक है, इस तरह से डायरेक्शन होगी। उसके बाद बोल रहे हैं इफ़ एनी ऑफ द मिरर इज़ रिमूव्ड विल ही बी एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से निकाल दें, हम किसी भी मिरर को यहाँ से निकाल दें तो क्या हमें ऑब्जेक्ट जो है वो दिखाई देगा। तो आपको इसका आंसर लिखना है नो ही विल नॉट बी एबल टू सी द ऑब्जेक्ट, कि अगर हम किसी भी मिरर को यहाँ से हटा देना तो हमें जो ऑब्जेक्ट है वो अच्छे से दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से आप लोग जो है क्वेश्चन को प्रिपेयर करेंगे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और इसी के साथ में रिप्रोडक्शन चैप्टर का मैंने आपको बता ही दिया कैसे आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। और भी कोई दिक्कत हो रही है तो लिखना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। थैंक यू।